नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। 25 जून 1975 वो तारीख जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की। देश के इतिहास को बदल देने वाली इस घटना के आज 50 साल पूरा हो गए। पीएम मोदी ने इसे लेकर कहा कि ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। बीजेपी आपातकाल के 50 वर्ष पूरा होने पर संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसे लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तो वहीं इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी के 11 साल के कार्यकाल को अघोषित आपातकाल बताया। देश में आपातकाल लगने के 50 साल पूरे हो चुके हैं। आज से ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। 21 महीनों का ये दौर संविधान, नागरिक अधिकारों के उल्लंघन, प्रेस की अभिव्यक्ति पर रोक और विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का रहा। आपातकाल से हर एक भारतीय को जूझना पड़ा था। इतिहास उस काले अध्याय को अपने पन्ने से कभी मिटा नहीं सकेगा। पीएम मोदी ने आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर उसके दंश को याद करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयान किया है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन भारतीय संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता को भी खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लगता है जैसे उस समय सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। बीजेपी आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश के बहुदलीय लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की साजिश ही आपातकाल है। देश की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं था, ना बाहरी था ना आंतरिक था। खतरा था तो इंदिरा गांधी की सत्ता पर था और जनता जागरूक हो गई थी। उन्होंने कहा कि हमने भावावेश में जो बहुमत दिया है इसका उचित उपयोग नहीं हो सकता है, और इस सब से परेशान होकर इंदिरा जी ने आपातकाल डाला। सुबह 4 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बाबू जगजीवन राम और स्वर्ण सिंह, उन्होंने बाद में बताया कि जब हम बैठक में गए हमसे एजेंडा भी डिस्कस नहीं किया गया था और पूछा भी नहीं गया, सिर्फ इन्फॉर्म करने का काम किया। वहीं कांग्रेस ने इसे लेकर बीजेपी पर पलटवार किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो लोग संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं, जिसे 50 साल हो गए हैं, उसे बार बार दोहरा रहे हैं। लोग भूल चुके हैं, लेकिन वे उस मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबरा कर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ ना कुछ वो कहना उनको है, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है। बीजेपी आपातकाल को लेकर 3 दिन का कार्यक्रम कर रही है, तो वहीं आपातकाल कांग्रेस के लिए ऐसा दाग है जिसे वो कभी मिटा नहीं सकती है। यही वजह है कि बीजेपी आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरने में जुटी है, जिसका बड़ा फायदा बिहार में एनडीए को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो जहां इस पूरे मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मना रही है और हर साल सभी मनाते भी है, इसको लेकर कई तरह की चीजें हैं, बातें लगातार हो रही है, इतिहास में कई सारी चीजें भी दर्ज हैं, उन सभी को लेकर एक सार्थक चर्चा करेंगे और 2025 में हम ये बात कर रहे हैं। मेरे साथ एक बहुत ही जबरदस्त पैनल जुड़ेगा।
कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही जाने माने राजनीतिक विश्लेषक देवकीनंदन मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्ते, जय हिंद। शुरुआत देवकी सर मैं आपके साथ ही कर रहा हूं। इस बीच अमित शाह कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, सुनिए। निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को खत्म करने का काम किया। और उसके बाद हम सब जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और इमरजेंसी डालने का मूल कारण भी जो 12 जून का फैसला था वो था। 12 जून को 2 घटनाएं एक साथ हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश की प्रधानमंत्री के इलेक्शन को खारिज कर दिया। उनको बताया कि आप 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती। पूरे देश में सन्नाटा छा गया और सुप्रीम कोर्ट से उसको स्टे मिला। इसके साथ साथ 12 जून को एक और घटना हुई थी। मैं गुजरात से आता हूं। 12 जून को ही गुजरात में जनता मोर्चे का प्रयोग सफल हुआ और गुजरात में कांग्रेस की सत्ता का अंत होकर जनता पार्टी की सरकार बनी। इससे घबराकर 25 तारीख को आपातकाल लगाया गया। कारण तो कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में है, परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में थी। जेपी के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया था। गुजरात से शुरू किया हुआ आंदोलन बिहार तक पहुंचा था। गुजरात में सरकार गिरी, चुनाव हुआ, कांग्रेस गई और सभी विपक्षों ने एकजुट होकर जनता पार्टी की सरकार बनाई और ये इंदिरा जी के लिए बहुत बड़ी चेतावनी थी। और जेपी के आंदोलन में महंगाई के खिलाफ छात्र इकट्ठा हुए, अन्याय के खिलाफ रेल कर्मचारी इकट्ठा हुए और जगह जगह पर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन हुआ और उसमें अंत में 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा जी को संसद सदस्य के नाते गैरलायक बना दिया। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला और 24 जून की रात को ही इन्होंने इमरजेंसी डालकर स्टे देने वाली कोर्ट को भी चुप कर दिया, अखबारों को भी चुप कर दिया, आकाशवाणी को भी चुप किया और 1,10,000 सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल की काल कोठरी में बंद कर दिया। सुबह 4 बजे कैबिनेट बुलाई, कोई एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ और उसकी घोषणा करने का काम हो गया। शाह कमीशन ने पूरी जांच के बाद कहा डिटेंशन, स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी और डिमोलिशन, ये तीनों ने पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भय और आतंक का वातावरण किया, इसका कहीं विश्व में कोई जोड़ नहीं मिल सकता है। मित्रों, विजया राजे सिंधिया, जेपी स्वयं, मुरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, राजनारायण, अटल जी, अडवाणी जी, आचार्य कृपलानी, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, जय किशन गुप्ता, सत्येंद्र नारायण सिंह, गायत्री देवी, मुलायम सिंह यादव और डीएमके के नेता, ये सारे के सारे कोई जुर्म के बगैर जेल की सलाखों में पहुंचा दिए गए।
संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम, इसी पर हमारी पूरी डिबेट भी है। गृह मंत्री जी आ गए थे तो उनको भी आपने सुन लिया। अब एक चीजें जो हैं काफी बेस जो है वो भी तैयार हो गया। अब मैं पहले भी इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं। ईशान त्यागी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, देवकी नंदन मिश्रा जी मेरे साथ है। ईशान, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार देवकी सर से मैं जरा उनका रिएक्शन ले लूं। देवकी सर, तो हमने सुन लिया गृह मंत्री जी को, और भारतीय जनता पार्टी ये पूरा प्रोग्राम भी लगातार चला रही है। मैं आपसे समझना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें हमें बताई जाती है, 50 वर्ष पहले क्या हुआ था, प्रेस की आज़ादी पर किस तरीके से सेंसरशिप लगा दी गई थी, बिना किसी चीज़ों को बताए जेलों में लोगों को डाला गया, उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया, हाई कोर्ट्स ने जो आदेश दिए थे उनको नहीं माना गया, लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या की गई थी। बहुत सारी चीज़ें इतिहास में भी दर्ज है। मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपातकाल का इतिहास क्या? देखिए, आपातकाल 25 जून 1975 को लगा था। तब मेरी उम्र जो है करीब 7 से 8 साल थी। तो मेरे पास उसका कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन आज जो हम आपातकाल के बारे में पढ़े हैं और आज जो स्थिति है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। अच्छा। मतलब हम जब कोई काम करते हैं तो घोषित रूप से करते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक घोषित तौर पर काम करते हैं और दूसरे होते हैं अघोषित तौर पर वो काम करते हैं। ठीक है। इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया था, कहा जा रहा है कि उनका चुनाव कैंसिल हो गया था, इस वजह से लगाया गया था, लेकिन चुनाव तो उनका सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। उनकी जो सदस्यता थी, संसद सदस्यता थी, उसको बहाल कर दिया था जी। आपातकाल लगाया गया था कि भाई देश में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए थे जिसकी वजह से आपातकाल लगाया गया। आज मणिपुर में क्या हालात है, आज पूरे देश में मीडिया पर क्या अंकुश नहीं है? क्या मीडिया पूरी स्वतंत्रता के साथ काम कर रहा है? हाँ। देश में क्या सब कुछ अमन चैन चल रहा है? और अगर अमन चैन चल रहा है, जैसा मीडिया दिखाता है कि पूरी तरीके से अमन चैन है, तो क्या मीडिया स्वतंत्र है आज की तारीख में? बिल्कुल नहीं है। हालात पहले जैसे ही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज इस बात को बिना कहे लागू किया गया है, मतलब हम इमरजेंसी नहीं लागू किए हैं, फिर भी आपातकाल जैसी स्थिति हमने पैदा करी है। 75 में ऐसी स्थिति थी कि आपातकाल घोषित करके लागू किया गया था। अब मैं आपको एक चिट्ठी छोटा सा दिखाना चाहता हूं। एक पत्र जो है इस आपातकाल की, आज बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं आपातकाल की एक छोटा सा पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो गोलवलकर साहब थे, उन्होंने लिखा था इंदिरा जी को। जब इंदिरा जी तो उसमें उन्होंने साफ लिखा है, बल्कि उन्होंने बधाई दी है। जब उनका इलेक्शन बैक होता है, इलेक्शन जब बैक होता है उसकी बधाई देते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि ये पत्र है, मैं आपको तारीख बता रहा हूँ, ये जेल से लिखा गया है। ये यरवदा मध्यवर्ती कारागार पुणे 6 जेल से लिखा गया है। 10/11/1975 का ये पत्र है। इसमें लिखा है, लास्ट लाइन में पढ़ता हूं, पत्र तो बहुत लंबा है, कि श्री जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के संदर्भ में संघ का नाम लिया गया है। गुजरात आंदोलन, बिहार आंदोलन, जिसके संबंध में सरकार की ओर से संघ का नाम बार बार और बिना कारण जोड़ा गया, अतः मेरा उसके बारे में कुछ कहना क्रम प्राप्त था। इन आंदोलनों से संघ का कुछ भी संबंध नहीं है। इसके स्पष्टीकरण में मैंने केवल 2 बातें प्रमुखता कही हैं। एक, वे आंदोलन जनता में व्याप्त असंतोष के कारण हुए। मतलब संघ जो है, इन आंदोलनों में संघ का कोई हाथ नहीं था, ये संघ की तरफ से बताया गया। और ये मधुकर दत्तात्रेय देवरस साहब का ये पत्र है, ये 10/11/1975 का है, जो महाराष्ट्र की यरवदा जेल से लिखा गया था। ठीक है देवकी सर, मैंने आपको सिर्फ 2 से ढाई मिनट 3 मिनट सिर्फ इसलिए सुना क्योंकि आप जब बोलते हैं तो काफी पॉइंट्स के साथ आप बोलते हैं। आपने मीडिया का भी यहाँ पर जिक्र कर दिया। मुझे लगता है कि आपने तो बताया कि आप 7-8 साल के थे, लेकिन मुझे लगता है मैं और ईशान भाई यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग तो शायद तब पैदा भी नहीं होंगे, ईशान भी काफी युवा है ना? तो लेकिन आप लिखते पढ़ते बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने कहा कि कुछ इतिहास। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो मेरा ये, लेकिन आपने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता तब के हालात में और आज के हालात में कोई फर्क नहीं है। ईशान के लिए मेरे को लगता है कि आपने बहुत सारी चीजें बहुत आसान भी कर दी ईशान, क्योंकि ये पूरा मसला ऐसा है, जब हम आपातकाल का जिक्र कर ले, 84 का जिक्र कर ले, तो भारतीय जनता पार्टी एक एज पर है। मेरे को रत्नाकर सिंह जी भी नजर आ रहे हैं। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। आगे आऊंगा मैं आपके पास, एक बार ईशान के पास में जा रहा हूं। ईशान, वाकई चीजें बिल्कुल नहीं बदली, और ये जो आपातकाल वाली बात है, जिसे खुद राहुल गांधी कहते हैं कि एब्सोल्युटली इट वाज अ मिस्टेक, इट वाज रॉन्ग, अभी कांग्रेस को क्या लगता है?
रोहित भाई देखिए, जिस तरह से अभी देवकी नंदन जी ने बताया, मैं एक छोटा सा करेक्शन उसमें कर देता हूँ कि जो पत्र लिखा था वो गोलवलकर साहब ने नहीं लिखा था, वो देवराज साहब ने लिखा था उस समय। और वो लिखा गया था 11 नवंबर 1975 को लिखा गया था। ठीक है। और बाकी सारी चीजें उन्होंने बता दी कि किस तरह से आरएसएस ने इंदिरा जी को बधाई देने का काम किया था आपातकाल के लिए, और किस तरह से उन्होंने बोला था कि हमारा जेपी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, एक मैं कबीर का दोहा पढ़ देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए और उनके शीर्ष नेतृत्व के लिए, जो हर साल इस काले दिवस को के नाम पे एक चीजों को याद करता है। रोहित भाई, हमारे परिवार में, हमारे कल्चर में काले दिवसों को याद नहीं किया जाता। पहली बात तो उनका जश्न नहीं मनाया जाता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हर साल उसका जश्न मनाती है, वो उसको मुबारक है, उसकी राजनीति को मुबारक है, उसकी मानसिक दिवालियापन को मुबारक है। कबीर का मैं दोहा पढ़ देता हूं, और रत्नाकर भाई अपने जितने भी शीर्ष नेतृत्व है उसको बता दें ये दोहा जाके कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। तो रोहित भाई, जिस तरह से जिन लोगों के पूर्वज संविधान की प्रतियां जलाते थे, आपको पता है कौन संविधान की प्रतियां जलाता था? आरएसएस वाले जलाते थे। जिस तरह से आरएसएस ने लगभग 50 वर्षों तक देश का जो तिरंगा है वो अपने हेडक्वार्टर पे लहराने का काम नहीं किया, वो आज हमें सिखा रहे हैं। और जिनके सांसद प्रत्याशी 2024 में ये बोलते पाए गए थे कि आप हमें 400 सीट दे दीजिए, 400 पार कर दीजिए अब की बार, तो हम संविधान बदलने का काम करेंगे, वो आज हमें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। वो लोग हमें ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हमें ज्ञान देने का काम कर रही है, जिसने असंवैधानिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 8,000 करोड़ रुपए की उगाही करने का काम किया। वो भारतीय जनता पार्टी हमें आज नसीहत देने का काम कर रही है, जो ऑपरेशन लोटस के लिए फेमस है। ऑपरेशन लोटस क्या है रोहित भाई, आपको पता है? गोवा में किस तरह से चुनी हुई सरकार गिराई गई, मणिपुर में, कर्नाटक में, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में, महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी रूप से किया। तब इन्हें लोकतंत्र की याद नहीं आई। वो भारतीय जनता पार्टी जो जिसके सांसद निशिकांत दुबे देश के उच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को लताड़ने का काम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे ये जिम्मेदारी डाल देते हैं कि जिस तरह से गृह युद्ध देश में हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। ईशान प्लीज 20 सेकंड में कंक्लूड कर दो अपने पॉइंट्स को। ईशान प्लीज 20 सेकंड्स और दे रहा हूं। हाँ, फिर मैं रत्नाकर जी का भी रिएक्शन ले लूं ना। इतने आरोप लगा दोगे आप तो जवाब कैसे देंगे? 20 सेकंड्स मोर। हाँ, 20 सेकंड मोर, फिर वापस आऊंगा। दिन निकल जाएगा। उसके बाद हमने देखा किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार इस समय ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के लीडर्स को निशाना बनाने का काम कर रही है, उनकी आवाज चुप करने का काम कर रही है पिछले 11 साल से, उसकी चर्चा ये नहीं करेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी, वो सरकार। आखिरी बात, इसके बाद भी मेरी लिस्ट है, फिर वापस सुनूंगा उस लिस्ट को। एक आखिरी बात रोहित भाई, कि जिस तरह से ये सरकार आंकड़े छुपाने में नंबर 1 हो गई। आप बेरोजगारी का आंकड़ा पूछ लीजिए, नहीं पता। कितनी नौकरियां दी उसका आंकड़ा पूछ लीजिए, नहीं पता। कोविड में कितने लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई, नहीं पता। कितने लोग किसान आंदोलन में मारे गए, नहीं पता। पीएम केयर्स फंड का क्या हुआ, वो ईशान आपने वो आरोप लगाया। अब मुझे रत्नाकर जी के पास जाना पड़ेगा। ईशान, आप हमेशा होमवर्क करके आते हो, शानदार है। वापस आऊंगा, लिस्ट में और सुनूंगा। लेकिन रत्नाकर जी, अब आप पे देखिए, देवकी नंदन जी ने भी जिस तरीके से अपनी बातें रखी, मैं तो उनसे इतिहास समझ रहा था, उन्होंने बता दिया 7-8 साल के ही थे। बाकी जो उन्होंने पढ़ा लिखा, उन्होंने कहा अभी भी कोई परिस्थितियां वैसी हैं, कुछ बदली नहीं है। लेकिन ईशान ने अभी ईडी, सीबीआई का जिक्र किया। मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिख के बैठा था, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं लग रही कि मैं इस कागज को देखूं। दोनों तरफ से इतने सारे वार पलटवार हो गए। शिवाकांत शुक्ल, ये नाम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, आगे मैं बता दूंगा। इसके अलावा राजनारायण जी कौन थे, जिन्होंने इंदिरा जी के सामने चुनाव लड़ा था, फिर कोर्ट लेकर गए थे। 6 बड़े आरोप उन्होंने लगाए थे। हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित तक कर दिया था इंदिरा गांधी जी को। और उस वक्त की कांग्रेस तो हमेशा से कहती आई थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और मीडिया की बात भी करी देवकी नंदन जी ने और ईशान ने भी। तो मैंने तो ऐसा देखा नहीं, या मैंने तो ऐसा सुना भी नहीं, लिखा भी नहीं, पढ़ा भी नहीं कि उस वक्त प्रेस कितना फ्री थी। एक लाइन भी आप लिख सकते थे। लेकिन आज ईडी की बात, सीबीआई की बुराई, महाराष्ट्र में चुनाव में इतने इलेक्शन, आखिरी के 2 घंटों में इतने सारे नंबर्स कैसे आ गए। मीडिया की फ्रीडम पर भी सवाल पूछा, लेकिन उसी मीडिया पर बैठकर खुद
चाहे शांत त्यागी जी हो, चाहे हमारे देवकीनंदन सर हो, इसी मीडिया पे बैठकर वो बातें बता रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि फर्क है, लेकिन इनको नहीं लग रहा। आपको क्या लग रहा है? और आप, क्योंकि बार बार आप इन्हीं मुद्दों को उठाते हो, या तो आप आपातकाल की बात करते हो, या आप नेहरू जी की बात करते हो, या आप इंदिरा जी की बात करते हो। पिछले लंबे वक्त से आपकी सरकार है, बिहार में भी चुनाव है, तो उन चीजों को लेकर जाइए। ये आरोप आप पर लगते हैं रत्नाकर जी। देखिए रोहित जी, अभी आपने कहा और बहुत सारी चीजों को आपने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले की मीडिया में और आज की मीडिया में क्या फर्क है, आपने खुद ही बताया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज ये कहते हैं कि मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और मीडिया के ऊपर एक कंट्रोल्ड मीडिया हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मीडिया कंट्रोल्ड है तो फिर आप इस तरह बैठ करके बातें कैसे रख, आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ये सारे बातें आप तो खुलेआम रख सकते हैं। कोई किसी रोका है? आपको नहीं रोका है। तो ये चीजें जो है, ये एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें कि ये जनता को दिखाना कि ये सारी चीजें कंट्रोल्ड है और तानाशाही चल रही है पूरे देश में जी। अभी ईशान भाई कह रहे थे, असंवैधानिक बता रहे थे चुनावी बॉन्ड को। मैं पहले 2-3 चीजें क्लियर कर लूंगा, उसके बाद इमरजेंसी के ऊपर आइए। चुनावी बॉन्ड के ऊपर कह रहे थे कि ये हमने जो चुनावी बॉन्ड लिया है वो जो है इलीगल तरीके से लिया है, असंवैधानिक है। भाई अगर हमने जो बॉन्ड लिया है वो असंवैधानिक है, आपने भी बॉन्ड लिया है वो, तो फिर असंवैधानिक आपका भी बॉन्ड होगा। तो अगर ये सब असंवैधानिक प्रक्रियाएं हैं तो आप कोर्ट में जाइए, माननीय न्यायालय के पास जाइए और कहिए कि असंवैधानिक तरीके से ये बॉन्ड जो है वो लिया गया है। अभी विडंबना ये है रोहित जी कि हम जब करते हैं तो इनको असंवैधानिक लगता है, और जब ये खुद करते हैं तो संवैधानिक लगता है। ईवीएम के माध्यम से जब हम जीतते हैं तो इनको लगता है कि उसमें गलत होगा है, धोखा हुआ है, असंवैधानिक तरीके से हम जीते हैं। और जब ये जीतते हैं तो उसमें जनता की जीत बताते हैं, लोकतंत्र की जीत बताते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र है, पिक एंड चूज की राजनीति जिसे कहते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। अब मैं आता हूं इमरजेंसी के, आइए प्लीज उस पर आइए। हाँ देखिए, देश की जनता ने देखा है कि किस तरह से आज से 50 साल पहले इस देश को, एक लोकतांत्रिक देश को, एक अलोकतांत्रिक तरीके से और इमरजेंसी थोपा गया। और इस देश के विपक्ष के बड़े नेता और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को जेल में ठूस कर भर दिया गया और पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया गया। ये परिस्थितियां बताती हैं कि तब, अभी भाई साहब जो पत्रकार महोदय यहाँ बैठे हैं, ये तब की परिस्थितियों की तुलना आज की परिस्थितियों से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज भी परिस्थिति वैसी है। आज किसी को जेल में जबरदस्ती हम लोग नहीं डाल सकते हैं। जब तक वो अपराधी ना हो, जब तक उसने अपराध नहीं किया हो, तब तक वो जेल में नहीं जा सकता। लेकिन वहां पे 1.5 से 2 लाख जो जनता, जो भारत के नागरिक थे, उनको रातों रात इमरजेंसी में जेल में भेजने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। और देखिए, ये कह रहे हैं मीडिया की आजादी की बात अभी कह रहे थे, तभी मीडिया में किसने मीडिया हाउसेस के बिजली काट दिए? किसने मीडिया की बातों को जो है जनता तक जाने से रोक दिया? किसने देश में तानाशाही की? ये सारा ये जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। और देखिए, जनता ने जब किसी ने तानाशाही किया इस देश में, जनता ने उसको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। और ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, बाबा साहब अम्बेडकर की खूबसूरती है। सत्ता में बने के रहने के लिए, तो एक मिनट और लूंगा रोहित जी, सत्ता में बने के रहने के लिए किस तरह से कोर्ट के फैसले को भी अमान्य धता बताते हुए इन्होंने, रोहित भाई, मैं ईशान तुरंत आ रहा हूं। मैं जानता हूं आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। हाँ प्लीज सर, 30 सेकंड्स में। रत्नाकर सर, अमृतांशु भी जुड़े हैं, उनका एक रिएक्शन लूंगा, फिर तुरंत ईशान आपके पास आऊंगा। रत्नाकर सिंह 30 सेकंड सर। देखिए, किस तरह से जब कोर्ट में यह सिद्ध हो गया कि चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्रों और सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया गया। और जब ये सिद्ध हुआ तो उनकी संसद सदस्यता चली गई और अपने सत्ता को बचाए रखने के लिए 6 सालों के लिए निष्कासन तक की बातें आ गई थी। वो सारी चीजें मैंने पहली रत्नाकर जी रखी।
लोकतंत्र की हत्या करके हाँ। और इमरजेंसी को लेकिन थोपा देव गया। की सर ने यहाँ पर ये पॉइंट उठाया ना कि सुप्रीम कोर्ट से तो स्टे मिल गया था, फिर क्या दिक्कत थी, सारी चीजें वैसी ही रहती, वो प्रधानमंत्री के पद पर भी रह सकती थी। ईशान, मैं जानता हूं आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, देव की सर भी सुन रहे हैं, लेकिन मेरे को पैनल में ज्वाइन कर चुके हैं अमृतांशु जी, एक रिएक्शन उनका ले लो, फिर ईशान आपके पास आ रहा हूं, फिर देव की सर आपके पास भी आ रहा हूं। अमृतांशु जी प्लीज आप मुझे बताइए, मैंने देव की सर से भी पूछा कि 50 साल हो चुके हैं, मुझे प्लीज इतिहास के बारे में बताइए, आपातकाल का इतिहास क्या है, क्योंकि मैं अगर रत्नाकर सिंह जी को सुनूं तो मुझे लगेगा कि आपातकाल में बहुत कुछ चीजें बुरी हो गई, मैं ईशान त्यागी मेरे भाई को सुनूं तो मुझे लगता है कि भाई 50 साल पुरानी बातें हैं, तब की परिस्थितियां अलग थी, आज की परिस्थितियां अलग है, और क्योंकि चुनाव भी है तो इसलिए बार बार इन्हीं 2-3 मुद्दों पर, क्योंकि कांग्रेस को आप वैसे नहीं हरा सकते तो इन मुद्दों पर हराइए। अमृतांशु जी मैं आपसे जानना चाहूंगा आपातकाल को लेकर क्या डिटेल्स आपके पास, क्या इतिहास में आपने पढ़ा? इतिहास में क्या हुआ ये मैं बाद में आऊंगा, और सारे लोग जानते हैं, इस पे तो तमाम लेख लिखे जा चुके हैं, कविताएं लिखी जा चुकी हैं, सिनेमा बने हुए हैं। मुख्य तौर पे जब इमरजेंसी का जो प्रोविजन है किसी भी सरकार के हाथ में, उसका प्रयोग जो है मतलब मौलिक अधिकारों को सस्पेंड करने का एक बहुत बड़ी ताकत सरकार के पास है। ठीक है, लेकिन किन परिस्थितियों में वो उसका इस्तेमाल कर सकती है ये उस सरकार के विवेक पे छोड़ा हुआ है। ठीक है। अब वैसे स्थिति में जिस माहौल में उस सरकार ने अपने विवेक का इस्तेमाल करके इमरजेंसी का प्रोविजन का इस्तेमाल किया, अगर वो माहौल देखें तो उस तरह का पिछले 10 से 15 साल में उस तरह के एक नहीं अनेक मौके मौजूदा सरकार को मिले, और इसके पहले भी कई सरकारों को वैसे अनेक मौके आए, लेकिन किसी ने भी अपना विवेक इस्तेमाल करके इमरजेंसी का इस्तेमाल नहीं किया। और एक ने जिसने किया उस विवेक उसको के बाद उसका उपयोग किस चीज के लिए किया गया, किन राजनीतिक कारणों के लिए, इसके बारे में सब लोगों को जानना जरूरी है। और इसीलिए ये मौजूदा सरकार बार बार इमरजेंसी को दिवस के रूप में मनाती है, ताकि आगे इसको दोबारा से कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार इस तरह से अपने विवेक का दुरुपयोग करके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड नहीं करे। और ये एक बहुत बड़ा एबरेशन था, रहेगा, और इसीलिए इसको आने वाले तमाम पीढ़ियों के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में बताते रहना और ढोल पीटते रहना जरूरी है। जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दुरुपयोग और जरूरी। इसके साथ साथ अभी तक तो मैं सोच रहा था कांग्रेस के लिए काला दिवस, लेकिन क्या इमरजेंसी देश के इतिहास में काला दिवस था? बहुत सारा दंश भी देखा एक काले धब्बे के तौर पर जहां इसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ से भी कहा जा रहा है कि वक्त बदल चुका है, 50 साल पुरानी बातों को कब तक लाकर आगे बढ़ते रहोगे, अपनी उपलब्धियां बताओ। एक जबरदस्त पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जैसा मैंने वादा किया था। ईशान, आप लगातार उंगली भी उठा रहे थे और एक के बाद एक रत्नाकर सिंह जी ने कई तरह के जवाब भी दिए। अभी बिहार में भी चुनाव है, 3 दिनों का स्पेशल प्रोग्राम बिहार में चला रही है। आपको लगता है कि आपातकाल को लेकर या फिर इससे जुड़े इस तरीके के जो मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस जिस तरीके से मैसेजिंग करना चाह रही थी, जो नरेशन जनता के बीच भेजना चाह रही थी, उसमें अब तक कांग्रेस नाकाम हुई है? नहीं रोहित भाई, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस लगातार संविधान बचाओ रैलियां कर रही है। हमने बिहार में भी करी, कई अन्य राज्यों में करी, मध्य प्रदेश में करी, और सभी राज्यों में हम संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं। किससे संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि 2024 के चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बोलते थे कि संविधान बदलने का हम काम करेंगे। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार और पलायन का है इस समय। तो हम कहीं भी बिहार में चूकने का काम तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता स्वयं ही त्रस्त है। और अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी ये कह रहे थे कि जनता हाशिए पे लाने खड़े करने का काम कर देती है इस तरह से। तो यही किया जनता ने 2024 में मेरे भाई। जनता ने 2024 में, क्योंकि आपने संविधान पे प्रहार करने की कोशिश करी, देश में 11 साल से एक अघोषित आपातकाल चल रहा था, तो जनता ने आपको हाशिए पे खड़ा कर दिया है। आप 240 पे हैं। आप अपनी नेत्र खोलिए और देखिए 240 पे कैसे खड़े होते हैं। बैसाखियों के सहारे, दो बैसाखियों के सहारे आप खड़े हुए हैं। दूसरी बात, ये मेरे साथी अगर पढ़ के थोड़ा आए तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैंने बोली और जिसपे ये बोले कि अलोकतांत्रिक, इसको जो असंवैधानिक बोलने का काम
काम किया वो मैंने नहीं किया, वो देश के सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बोलने का काम किया। देश के सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशन था, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ और उसने हजारों करोड़ रुपए कमाने का काम किया। ईशान, दिस इज परफेक्टली ऑलराइट। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, प्लीज आप ही बोलिएगा। ईशान प्लीज आप ही बोलिएगा। बीजेपी को फायदा हुआ, बीजेपी बार बार कह रही है अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कांग्रेस को भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले। फायदा कम मिला ये हो सकता है, लेकिन फायदा तो मिला ना। ये है यार वो बस। जब रोहित भाई एक बात बताइए, एक जरिया होता है, एक जरिया होता है हर पार्टी को चंदा लेने का। जब एक जरिया ही नहीं छोड़ा, एक ही जरिया छोड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड, तो पार्टियां तो चंदा लेंगी, सभी पार्टियों ने चंदा लिया। लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ईडीआई की जांच खोल के, सीबीआई की जांच खोल के जिन उद्योगपति घरानों से पैसा लिया गया, उनको धमकाया गया और धमकाने के बाद पैसा लिया गया, वो हमें मालूम है किस तरह से हुआ वो काम सारा। किस तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जारी हो जाता था, वो आदमी पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता था और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलने का काम होता था। ये हमने देखा है किस तरह से, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल देश के सुप्रीम कोर्ट ने बोलने का उसको काम किया। अब आइए मीडिया की आजादी पे, मीडिया की आजादी का बड़ा बखान कर रहे थे मेरे भाई यहां पर बैठकर। सिद्दीक कप्पन का नाम मालूम है आपको? कौन है सिद्दीक कप्पन, मुझे बताइए। कामरान यूसुफ को जानते होंगे मेरे भाई, शायद नहीं जानते होंगे। रुपेश कुमार सिंह को नहीं जानते होंगे मेरे ख्याल से। महेश लांगा को नहीं जानते होंगे। ऐसे कई अन्य पत्रकार हैं रोहित भाई आप ही के फील्ड के, जिनको पत्रकारिता करने पे, निर्भीक पत्रकारिता करने पे इस सरकार ने जेल में डालने का काम किया। और उन पे क्या धाराएं लगाई हमको मालूम है। यूएपीए की धाराएं उन पर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 सालों में किया। आज अगर आप प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को उठा के देख लेंगे, जो कि पूरे विश्व में होता है, उसमें भारत की जो स्थिति है वो दयनीय है। 151 में नंबर पे भारत खड़ा हुआ है 180 देशों में से। अगर आप वीडेन के डेमोक्रेसी इंडेक्स देखें, क्योंकि पूरे विश्व में हमारा नाम आता है, तो ईशान आपको लगता है कि चाइना हमसे प्रेस फ्रीडम में आगे है? ईशान आपको लगता है नॉर्थ कोरिया हमसे प्रेस फ्रीडम में आगे है? आपको लगता है पाकिस्तान हमसे प्रेस फ्रीडम में आगे है? मतलब मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ रोहित भाई, मैं अपने देश की तुलना कभी भी एक खराब देश से, एक निचले देश से नहीं करना चाहूंगा मैं। लेकिन वो इस पायदान में हमसे ऊपर दिखाया गया है, जो डेवलप्ड इंडेक्स, इस पायदान में हमसे ऊपर वो दिखाया गया है। आप देखिए नॉर्वे को उठाइए, आप फिनलैंड को उठाइए, आप यूके को उठाइए, आप यूएस को उठाइए, कनाडा को उठाइए, ब्रिटेन को उठाइए, आप फ्रांस को उठाइए, इटली को उठाइए। मैं ऐसे देशों से अपनी तुलना करने का काम करूंगा। अगर डेमोक्रेसी आप इंडेक्स देखेंगे तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्वीट देखिए आप। ईशान में वापस आ रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्वीट देखिए, CNN टाइम्स पर उठा रहे हैं। एक आखिरी बात, 20 सेकंड। हाँ ईशान प्लीज, फिर मैं देवकी सर के पास जाऊंगा। बहुत देर से शाम मोरारजी देसाई के साथ इन्होंने सरकार बनाने का उस समय काम किया 77 में, उन मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो पाकिस्तान ने उसको नवाजा। और उसके बाद आप विडंबना देखिए, आप देखिए किस तरह से देश में लोगों को समझ आया कि इंदिरा गांधी ही सही है, कि 1980 में इंदिरा गांधी जी को सर आंखों पे बैठा के ये देश की जनता ने दोबारा प्रधानमंत्री बनाया और 353 सीट हमें उस समय मिली थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को आज तक टच नहीं कर पाई। ठीक है, परफेक्ट। अब आपने पॉइंट रख दिया, मुझे देवकी सर के पास जाना है। देवकी सर, अभी ईशान जी को भी आपने सुना, ईशान भी काफी होमवर्क करके आते हैं। एक रोहित भाई आखिरी बात, फिर आप दे दीजिए पूरा समय। 10 सेकंड्स प्लीज, जल्दी ईशान। बिल्कुल 10 सेकंड्स। आज देश में रोहित भाई ये स्थिति है कि अगर आप मुसलमान हैं और आप आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो आपको पाकिस्तानी कहा जाएगा। अगर आप सिख हैं या किसान हैं, आप सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो खालिस्तानी कहा जाएगा। और अगर आप हिंदू हैं और युवा हैं और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो आपको अर्बन नक्सल बोलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और हमने देखा प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से अर्बन नक्सल लोगों को बोलने का काम किया है। यू मेड योर पॉइंट। देवकी सर, अभी ईशान ने कहा कि क्योंकि पिछली बार कहा कि 400 सीटें दिला दो, संविधान बदल देंगे, सीटें एकदम घट गई, 240 पर आ गए। लेकिन इमरजेंसी के वक्त भी तो 48 अध्यादेश आए थे, 48 अध्यादेश आप मुझसे बेहतर समझते हैं। और तब उन चीजों को भी जस्टिफाई अध्यादेश के जरिए किया गया था, जिसको आज अगर कोई सुन ले तो कहेगा भाई ये तो सीधा सीधा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। फिर भी आपको नहीं, बिल्कुल मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं कि ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन था। लेकिन हमको दो बातें समझना पड़ेगा इमरजेंसी को लेकर। पहली बात तो ये है, अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी की और कांग्रेस की बात करता हूं, तो इंदिरा गांधी ने खुद इसके लिए माफी मांगी थी और उन्होंने कहा था कि ये हमसे गलती हुई। उसके बाद राहुल गांधी ने भी कहा कि ये चूक हुई। बिल्कुल। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि 50 साल बाद इस इमरजेंसी की चर्चा करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं। और आपको एक बात और बताऊं,
आखिर इमरजेंसी कोई इंदिरा गांधी ने अपने नियम से तो नहीं लगाया। हाँ। संविधान में इसकी एक व्यवस्था दी गई थी। संविधान सभा में जब ये बहस चल रही थी कि अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, मतलब ऐसी स्थिति आ जाए कि सरकार को इमरजेंसी लगानी पड़े, तो क्या इमरजेंसी की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए थी। हाँ। तो बाबा साहब अंबेडकर ने ये व्यवस्था दी थी। उन्होंने कहा था कि इमरजेंसी का एक क्लास जरूर रखा जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन संविधान सभा में इसको बाबा साहब ने बहुत अच्छे तरीके से रखा। हाँ। और तब इमरजेंसी का एक क्लाज रखा गया। मतलब इमरजेंसी लगाना। रत्नाकर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। लेकिन देवकी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देवकी, अमृतांशु, हम कमेंट। देवकी सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप जानते हैं ना कि देवकी सर, हटाई गई। देवकी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कहना चाहता हूं, हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि इमरजेंसी का जो प्रोविजन है संविधान में, ठीक है, उसकी जगह है, आज भी मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। उसे अब जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उनको उसे खत्म कर देना चाहिए। पहली बात, आज एक साहब मुझसे मिले, मैं एक मिनट और लूंगा प्लीज। एक साहब आज मुझसे मिले, बताइए। मैं इमरजेंसी पर ही चर्चा हो रही थी। मैंने कहा सर, आप तो मुझसे 10 साल बड़े हैं, 13 साल बड़े हैं, आप इमरजेंसी का काल जरूर देखे होंगे ठीक से। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मिश्रा जी, इमरजेंसी आज की तारीख से अच्छी थी। हालांकि वो बीजेपी के समर्थक हैं, मैं ये भी बता दूं, बीजेपी और मोदी के बहुत पक्के समर्थक हैं। देवकी सर, मैं आपको वक्त दे रहा हूं। देवकी सर, क्योंकि आप जैसा पैनल आता है, मेरे मन के भी जो सवाल है ना, मेरी जो क्यूरियोसिटी है, मैं उसको भी दूर करना चाहता हूं। देवकी सर, मेरी बात सुनिए अब प्लीज, आपको मेरी बात सुनिए। मेरा एक सवाल है देवकी सर, मेरा एक सवाल है। मुझे, आपको पता है कि मैं आपको बहुत सुनता हूं, आप मुझसे यहाँ पर्सनली भी मिले, तो भी मैं एक स्टूडेंट की तरह आपको सुन रहा था। देवकी सर, बिल्कुल परफेक्ट आप कह रहे हैं, आज भी प्रोविजन है इमरजेंसी का। अमृतांशु जी ने कहा कि ऐसे मौके शायद मिले होंगे, शायद मोदी सरकार को मिले होंगे या उससे पहले की सरकार को मिले होंगे, उन्होंने अपने विवेक का दुरुपयोग नहीं किया। ये शब्द है अमृतांशु जी के, दुरुपयोग। मैंने इस पर पहले भी इन्वर्टेड कॉमर्स मारा था। देवकी सर, मुझे बताइए ना कि उस वक्त, जैसा आपने साफ बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट से भी स्टे मिल गया था, लेकिन उसके बाद इमरजेंसी क्यों लगाई गई, उसके पीछे किस कारण से लगाई गई, क्या भला हो गया, उस पर भी तो डिटेल्स होंगी, वो चाहिए मुझे आपसे देवकी सर। देखिए, उस पर एक इंदिरा गांधी का एक छोटा सा इंटरव्यू का टुकड़ा कल से वायरल हो रहा है। उसमें इंदिरा जी कह रही हैं कि इमरजेंसी हमने क्यों लगाई। हाँ। उसमें इंदिरा जी कह रही, खुद ही कह रही, विदेशी पत्रकार से कह रही हैं, वो अंग्रेजी में है वो इंटरव्यू जी। और उसमें इंदिरा जी कह रही हैं कि जो लोग थे वो उनकी सरकार को अस्थिर करना चाहते थे और हालात बहुत खराब हो गए थे। इस वजह से उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद जो राष्ट्रपति थे उस वक्त के, उनसे उस पर चर्चा करती हैं और चर्चा करने के बाद इमरजेंसी लगाने का फैसला लेती हैं। आप देखिए, अगर इमरजेंसी को, और एक बात और, नसबंदी की बात रत्नाकर जी कह रहे थे, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा नसबंदी की बात सुन करके। नसबंदी, हम लोग उसमें छोटे थे, हमारे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे। नसबंदी के लिए जगह जगह लोगों को जाना पड़ता था, एजुकेट करना पड़ता था कि आप नसबंदी कराइए, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी। अगर वो नसबंदी की प्रक्रिया आज की तारीख तक चली होती तो शायद ये हमारी भारत की जो पॉपुलेशन है 150 करोड़ नहीं होती और 90 करोड़ लोगों को दो बड़ी एडवाइस यहां से देवकी जी ने दे दी है। रत्नाकर जी, आप सुन रहे हैं ना, दो बड़ी एडवाइस। एक तो क्या कि इमरजेंसी वाला क्लॉज ही खत्म कर दो, इतनी परेशानी है, तो दूसरा नसबंदी को लेकर भी। अमृतांशु जी, मैं भागता हुआ आपके पास आ रहा हूं, 40 सेकंड में रत्नाकर सिंह जी को दे रहा हूं, स्माइल कर रहे हैं। रत्नाकर जी, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा खुद को, वरना आपकी आवाज नहीं आएगी मेरे पास। बोलिए। मैं अनम्यूट हूं। बोलिए सर, क्लियर आवाज, क्रिस्टल क्लियर। रोहित जी, मुझे 40 सेकंड दे करके सिर्फ आप मेरे साथ मैं वापस आऊंगा आपके पास सर, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आपकी ये शिकायत इसी शो में दूर करूंगा। देखिए, 2-3 चीजें कहनी है, जो पैनलिस्टों ने बात उठाई है, मैं उसके ऊपर आना चाहूंगा, ठीक है? मुझे कम से कम 1-1.5 मिनट दीजिएगा। मैं आपकी शिकायत दूर करूंगा, आप प्लीज बोलिए। हाँ, पहली चीज तो मैं आना चाहूंगा अभी देवकीनंदन जी के बारे में जी। 2 पॉइंट इन्होंने कहा। एक तो कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने मन से इमरजेंसी नहीं लगाई। हाँ। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, या कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहूंगा जी कि इंदिरा गांधी ने अपने सांसदों को भरोसे में ले करके और इमरजेंसी लगाए। इंदिरा गांधी ने तो सुबह सबको, केंद्रीय मंत्रियों को बुला करके और कहा कि देश में इमरजेंसी लगा दी गई है, और किसी ने चू तक नहीं बोला, किसी ने विरोध तक नहीं किया। ये होती है तानाशाही। आप देश में इमरजेंसी लगाना है, अगर संविधान के तहत लगाना है तो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करके लगाना होगा। दूसरी चीज, ठीक है, ये कह रहे थे कि वीडियो क्लिप कोई सुन रहे थे जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा
कि सरकार गिरने के डर से जो है वो इमरजेंसी लगाई गई। ऐसे हमारे संविधान में कहीं पे भी कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि अगर सरकार अल्पमत में हो, तो अगर इमरजेंसी सर्वोच्च लगा नेता दो। जो है उसकी संसद की सदस्यता खतरे में आ जाए तो आप देश में इमरजेंसी लगा देंगे। इस तरह बिल्कुल का संविधान नहीं है, कोई कहीं नहीं है, प्रावधान हो भी नहीं सकता भारत में। तीसरी चीज मैं अभी आना चाहूंगा ईशान जी के बारे में। ईशान भाई जो कुछ बोल रहे थे कि अभी कह रहे थे कि हम लोग जो है पूरे देश में संविधान बचाओ रैली कर रहे हैं जी। अरे वही कांग्रेस पार्टी है जो इस देश में 90 बार आर्टिकल 356 का दुरुपयोग करके और चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम जो है ये करते हैं। और सिर्फ नीला टी शर्ट पहनने से और बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो दिखाने से आप संविधान रक्षक नहीं बन सकते। और आपने तो गलत नैरेटिव फैलाया था पूरे लोकसभा के चुनाव में। 77 बार तो स्वयं कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान संविधान में संशोधन किया था। और जब हम हमारे ऊपर ये गलत नैरेटिव फैलाए कि हम आएंगे सत्ता में तो संविधान को बदल देंगे, उसके बाद क्या भी हुआ उसके बाद भी देखा ना आपने। तो संविधान संशोधन नहीं कर सकते, संविधान का संशोधन नहीं हो सकता। आपने संविधान का संशोधन नहीं किया क्या, मुझे बताइए। ईशान मैं दूंगा मौका। संविधान ईशान संशोधन हो ईश्वर में सकता है। किसी पैनलिस्ट को यहाँ से नाराज होकर नहीं जाने दूंगा। आप इसको एक बार लिख लो, मैं वापस आ रहा हूँ। ईशान जवाब दिया जाएगा। ईशान प्लीज आप दीजिएगा जवाब। हाँ 20 सेकंड्स मोर रत्नाकर सर, मैं आपको 1 मिनट से ऊपर दे चुका, 20 सेकंड्स मोर दे रहा हूँ आपको। फिर अमृतांशु जी आपके पास आ रहा हूँ, आपके लिए सवाल तैयार है। रत्नाकर जी 20 सेकंड्स प्लीज कंक्लूड कीजिए। देखिए अभी ये बोल रहे थे कि प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे थे और विदेशी एजेंसियों का हवाला दे रहे थे। मैं मानता हूं विदेशी एजेंसी का हवाला नहीं दिया मैंने, सुन के आया करिए, किसी विदेशी एजेंसी का हवाला नहीं दिया है। रत्नाकर सिंह जी बोलिए बोलिए, आप प्लीज बोलिए। मैंने सिद्दीक कमल का नाम लिया है, मैंने कामरान यूसुफ का नाम लिया, मैंने महेश लांगा का नाम लिया, मैंने रुपेश नहीं वो कुमार सिंह का सर्वेस नाम तो लिया। इतना सीरियसली को लेता नहीं। अमृतांशु जी मुझे आपके पास आना पड़ेगा। रत्नाकर जी, ईशान जी प्लीज, मैं अमृतांशु जी आपके पास आ गया। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जिक्र किया देवकीनंदन सर ने, ईशान ने भी। मैं वापस आ रहा हूँ रत्नाकर जी, मैं आ रहा हूँ वापस, मैं दूंगा आपको अपनी बातों को पूरी 20 सेकंड्स मैंने आपको पहले भी दिए। प्लीज 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 सर ये बीच में डिस्टर्ब इसलिए करते हैं कि मैं ईशान अगर ये होगा ना तो मैं आपको भी दूंगा, है ना, ताकि चीजें बिल्कुल क्लियर जाए, क्रिस्टल क्लियर जाए। रत्नाकर जी प्लीज कंक्लूड। देखिए प्रेस फ्रीडम की जहां तक बात आती है तो ये विदेशी एजेंसियों के रैंकिंग का हवाला देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको विदेशी एजेंसियों के ऊपर भरोसा रहता है, आपको हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा था और देश को किस तरह से आर्थिक नुकसान हुआ वो आपके प्रोपेगेंडा फैलाने की वजह से हुआ। आपको ट्रंप के ऊपर भरोसा है लेकिन आपको हमारी सेना के ऊपर भरोसा नहीं है। डीजीएमओस पर बिल्कुल भरोसा होना चाहिए, फुल स्टॉप। डीजीएमओस ने कह दिया तो फुल स्टॉप बस। रत्नाकर जी मैं वापस आ जाऊंगा, मेरी परेशानी आप लोग मत बढ़ाइए, मैं नहीं चाहता कि आप सबको मैं पूरा वक्त दूंगा, निराश किसी को नहीं करूंगा। अमृतांशु जी मैं आपके पास आ गया। सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया ईशान ने भी और देवकीनंदन सर ने भी, बहुत रिस्पेक्टेड पैनल है मेरा। मुझे याद आता है एक नाम, हंसराज खन्ना। जिनको नहीं पता हो एक बार गूगल कर लेना। सुप्रीम कोर्ट परिसर जाने का कभी मौका मिल जाए, एकमात्र प्रतिमूर्ति है, मूर्ति है, वो है हंसराज खन्ना जी की। वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में थे जब ये पूरा चीजें चल रही थी, जब ये पूरा केस गया होगा। उन्होंने बाकी पैनलिस्ट से हटकर, सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस से हटकर, सीनियरिटी में सबसे ऊपर थे, पीछे आए और जो उस वक्त घटनाक्रम रहा उससे उन्होंने एक अलग चीजें निकाली। यानी इंदिरा जी के सपोर्ट में तो उन्होंने बात नहीं की होगी, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उनकी एकमात्र प्रतिमूर्ति है, मूर्ति है उनकी सुप्रीम कोर्ट में अभी भी, तब के जज हैं अभी भी है। उस वक्त क्या चीजें थी, आज क्या चीजें हैं। अमृतांशु जी आप तो बिल्कुल अपने पहले ही वक्तव्य में आपने स्ट्रॉन्ग चीजें रख दी, दुरुपयोग, और यहां से कहा जा रहा है कि अभी भी परिस्थितियां बिल्कुल वैसे ही है। कांग्रेस का आरोप है, खुद देवकीनंदन जी ने भी कई बार इन शब्दों पर फोकस किया, अघोषित आपातकाल। वाकई हम इसमें रह रहे हैं क्या, अघोषित आपातकाल में रह रहे हैं हम लोग? पिछले 11 सालों में कितने नेताओं को जेलों में डाल दिया। जिस वक्त 1975 में 1 लाख लोकतांत्रिक कार्यकर्ता थे जिनको ना सिर्फ जेल में डाला गया बल्कि जो मैं पढ़ रहा था, प्लास से नाखून खींचे गए, दांत उखाड़ दिए गए, बाल उखाड़े गए, खींचना नहीं उखाड़ दिए गए। ऐसा पिछले 11 सालों में किसके साथ हुआ? एक्सपोज कर दीजिए। फ्रीडम ऑफ मीडिया भारत एक्सप्रेस पर है, बताइए। रोहित, ये ट्रेजेडी है और अफसोस भी है कि हम चारों लोग में से ज्यादातर 3 लोग या 5 लोग में से 4 लोग तो जरूरी इमरजेंसी के वक्त पैदा भी नहीं हुए। परफेक्ट, मैं बोल चुका हूं मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं भी नहीं, ठीक है। और मैं ये बात ताल ठोक के कह सकता हूं जी कि मुझे शायद उतनी जानकारी इमरजेंसी की ना हो जो मुझसे 25 साल पहले हैं उनको हो, लेकिन एक डेमोक्रेसी का जो इतिहास होता है उस डेमोक्रेसी का इतिहास और इंटेंशन, मतलब वो डेमोक्रेसी क्या करना चाहती है और
उसका जो इतिहास होता है, उस इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा जरूर है जी। और मौलिक तौर पे संविधान क्या है ये सभी पत्रकार को मोटे तौर पे पता है। मोटे तौर पर, अगर खास तौर पे ना भी पता हो या एक्सपर्ट ना भी हो तो मोटे तौर पे सबको पता है। और ऐसे में इमरजेंसी के बारे में आने वाले पीढ़ी को, जो कि ऐसे देश में जहां 50% लोग अब ऐसे हैं जो इमरजेंसी के वक्त शायद ना थे, हाँ। उनको ये बात की जानकारी होना कि ऐसी भी राजनीतिक व्यवस्था थी इस देश में जिसने ऐसे ऐसे किया। और अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जब उसकी सरकार जब भी आएगी तो अगर वो चाहे तो इसी तरह से बीजेपी का भी एक कोई ना कोई गाना बजाना या गलत कदम उठा करके राजनीतिक टूल के तौर पे कैबिनेट में इस्तेमाल कर सकती है, और ऐसा हुआ भी है कई बार। तो ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज है डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में एक देश के। इसीलिए ना कांग्रेस सही ना बीजेपी सही, लेकिन इमरजेंसी गलत। इसी को लेकर ईशान जी मैं आपके पास आ गया। इमरजेंसी गलत, यू बिलीव कि ये भारत की आत्मा पर बड़ी चोट थी? अभी कोट किया इंदिरा गांधी जी के एक इंटरव्यू को जिसमें वो खुद कह रही है गलती थी। राहुल गांधी का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूं, वो बोलते हैं गलती है। कांग्रेस मानती है कि ये गलती थी इतिहास में? रोहित भाई, जब राहुल जी और इंदिरा जी जैसे लोग और इतने वरिष्ठ बड़े बड़े लोग ये बात बोलें कि इमरजेंसी गलत थी, तो मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूं और बिल्कुल मैं मानता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि हाँ, उस समय जो हुआ, जब मेरे नेता की यही राय है तो मेरी व्यक्तिगत राय उससे अलग कैसे हो सकती है? मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि ठीक है, जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हर वर्ष उसको याद करने की जो ये प्रथा भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, तो वो अपने ही मुंह पे काली पोतने का काम कर रही है। क्योंकि उसने पिछले 11 वर्षों में जो देश के लोगों के साथ किया है, देश के पत्रकारों के साथ किया है, देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ किया है, देश का जो एक हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उस पे जो प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो वो अपने ही मुंह पे काली पोत रही है। आज आप ये देखिए किस तरह से जो दक्षिण के हमारे राज्य हैं उन पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है। हमने देखा है किस तरह से जो राज्यपाल हैं वो जब बिल आता है उनके पास, जहां पे विपक्ष की सरकारें होती हैं, तो वो राज्यपाल उस बिल को पास नहीं करते और उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है देश के उच्च न्यायालय को। तो ये सब अगर प्रहार नहीं है देश के संवैधानिक जो हमारा ढांचा है उस पे, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पे अगर ये प्रहार नहीं है, तो ये क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी, और जब बुलडोजर, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब बुलडोजर चलाने का भारतीय जनता पार्टी काम करती है गरीबों के घरों पर, मकानों पर, एक गरीब बेचारा बड़ी मेहनत से एक घर बनाता है, एक आशियाना बनाता है, उसमें बुलडोजर चलाने का काम करती है, तो वो मौलिक अधिकारों का हनन है। और इसी को अघोषित आपातकाल बोला जाता है। इसी स्थिति में हम पिछले 11 साल से जी रहे हैं। ईशान देवकी जी, इसी चीज को अघोषित आपातकाल कहा जा रहा है। बुलडोजर से सीधा ऑन द स्पॉट फैसला कर देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बात कर ले तो सीधा उसको पाकिस्तानी कह देना, यही है घोषित आपातकाल? ये मुझसे पूछा आपने? जी सर, आपसे। अच्छा ये बताइए, अभी रत्नाकर भाई हमारे कह रहे थे कि इंदिरा गांधी ने अकेले फैसला ले लिया इमरजेंसी लगाने का। जी। आपको याद होगा नोटबंदी कैसे हुई थी इस देश में? इसी सरकार में हुई है, कभी बात तो हुई नहीं। आरबीआई के गवर्नर तक को नहीं पता था कि देश में 500 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, नहीं पता था। ये क्या है? ये देखिए, हमेशा मैं फिर कह रहा हूं कि हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये बात, मैं चूंकि कांग्रेस का प्रवक्ता तो हूं नहीं, ये बात कांग्रेस को प्रवक्ता को सवाल ये पूछना चाहिए था, अमृता उनसे, क्या बोलते हैं, रत्नाकर भाई से जी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात नहीं पूछी। सवाल ये नहीं है, देखिए क्या है, परिस्थिति जैसी होती है। मैं फिर कह रहा हूं एक बात, नरेंद्र मोदी ने जो नोटबंदी का फैसला लिया होगा वो परिस्थिति को ध्यान में रख करके लिया होगा, ठीक है, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। इसी तरीके से इंदिरा गांधी भी जब वे फैसला ली होंगी इमरजेंसी का, तो अपने विवेक के आधार पर वो फैसला ली होंगी। और मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा था करीब 20 दिन बाद, कहा था कि अगर ये मेरा फैसला गलत होगा तो चौराहे पर मुझे सजा दीजिएगा। ठीक, इस फैसला तो गलत था, लेकिन क्या किसी ने उनको सजा दी? नहीं दी। क्या कोई काला दिन मनाया जा रहा है? नहीं मनाया जा रहा। ठीक है, देखिए क्या है, हर व्यक्ति जो चेयर पर बैठता है वो अपनी परिस्थिति के हिसाब से फैसला लेता है। इंदिरा जी ने
75 में जो फैसला लिया वो उस समय की परिस्थिति थी, इस वजह से उन्होंने फैसला लिखा। और मैं आरएसएस का पत्र आपको खुद सुना चुका हूं। परफेक्ट सर, वो आपने सुनाया। गोलवलकर साहब ने क्या लिखा था हाँ। इंदिरा जी को, क्या लिखा था वो मैं पढ़ के बता चुके हैं आप। उसके अलावा उसी की आज शाखाएं भारतीय जनता पार्टी में, रत्नाकर भाई भी उसी की शाखा है। हाँ। तो आज की परिस्थिति और तब की परिस्थिति अलग अलग थी। देव की सर, मैं ऐसी थोड़ी कह रहा था कि जब आप बैठे हो तो मेरे मन में इतने सारे जो सवाल हैं, आपके मेरे मन में जो इतने सारे सवाल है, क्यूरियोसिटी है, मैं क्यों रखना चाहता हूं आपके सामने। अलग अलग एंगल्स पर आप जो बातें रखते हैं ना, यकीन मानिए वो भी क्लासेस से कम नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप बैठते हैं तो मैं भी अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलकर रखता हूं, एक नया एंगल मुझे मिलेगा। अब मैं रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं। रत्नाकर जी प्लीज आप मुझे बताइए जो बातें यहां पर कही गई। और देखिए, राहुल गांधी खुद बड़ा दिल कह के कह रहे हैं कि गलती थी, ईशान त्यागी बड़ा दिल कह के कह रहे हैं कि हाँ गलती थी। तो और जो स्लैंग उस वक्त चलता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वो भी गलत ही होगा। देखिए रोहित जी, पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इमरजेंसी और नोटबंदी दोनों को समान रूप से देखना ये सही नहीं। ठीक, नोटबंदी देश हित के लिए किया गया था। इस देश में जितने भी काला धन छुपा के लोग रखे थे उसको रोलिंग में लाना, बैंकों में जमा करना और इसके लिए अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की एक प्रक्रिया थी जो कितना काला धन वापस आ गया रत्नाकर भाई, मालूम है आपको? सुनिए भैया, कितना काला धन वापस आ गया? रत्नाकर जी आप जानते हैं कि नोटबंदी से अगर खत्म हुआ तो सिर्फ एमएसएमई हुआ हमारा। सुन लीजिए, अभी तो सुन लीजिए। रत्नाकर जी ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा, 30 सेकंड है, जल्दी से बोल दीजिए, मैसेज कन्वे हो जाएगा, मुझे कंक्लूड करना है। रत्नाकर जी 30 सेकंड से प्लीज, मैक्सिमम टाइम दे रहा हूं आपको, 30 सेकंड। इमरजेंसी जो है वो काला धन को वो खत्म करने की, नोटबंदी जो है काला धन खत्म करने की एक प्रक्रिया थी। और आपने देखा उस प्रक्रिया का प्रभाव ये हुआ कि आज हमारा देश जो है निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है और विश्व की चौथी नहीं, परफेक्ट। मैं तो दो चीजें चाहता हूं एक युवा होने के नाते, कि नोटबंदी के बाद कितना काला धन वापस आ गया, कितनी आतंकी गतिविधियां रुक गई, वो जो पूरा ट्रेल था वो रुक गया, उसको लेकर एक रिपोर्ट मेरे को साझा की जाए। और आपातकाल को लेकर, जहां पर पहले बात कही थी कि सिर्फ सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल लगा दिया गया, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ और जरूरी काम थे, तो प्लीज मुझे वो काम भी चाहिए। मुझे दोनों चीजें चाहिए, देश के युवा को ये सब चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, मेरे पे वक्त पता नहीं चला कब 60 मिनट्स हो गए। थैंक यू सो मच रत्नाकर जी, आप जुड़े। थैंक यू सो मच ईशान भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच देवकीनंदन सर, आप तो सर ही हैं, आपकी बातों को हम सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। एंड अमृतांशु सर, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स, थैंक यू सो मच। 5 की पड़ताल में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।